जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसाइपल गुरु में। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अंतर्जात बलों की और आज बात करेंगे हम बहिर्जात बलों की। दोस्तों, बहिर्जात बलों की सबसे पहले हम थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ऊबड़ खाबड़ पृथ्वी की सतह है जिसे भूप्रवृत्ति हम कहते हैं। अब बहिर्जात बलों का मुख्य कार्य क्या है? साम्यता स्थापित करना। क्या स्थापित करना? साम्यता स्थापित करना। अंतर्जात जो बल थे वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होकर और ऊबड़ खाबड़ स्थिति बना रहे थे, लेकिन बहिर्जात बल क्या करते हैं? साम्यता स्थापित करते हैं। कैसे स्थापित करते हैं? उनके मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। इनके अंतर्गत 3 कार्यों को शामिल किया जाता है: अपक्षय, अपर्दन और बृहद संचलन। इसके अंतर्गत 3 टर्म को हम टर्म कह सकते हैं। टर्म देखे जाते हैं: अपक्षय, अपर्दन और बृहद संचलन। तो अब एक एक करके थोड़ी सी डिटेल में इनकी हम बात कर लेते हैं, अपक्षय अपर्दन की। वैसे तो कई बार हमने बात की अपक्षय अपर्दन और इनकी पिछली वीडियो में, आज फिर से बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चट्टान का टुकड़ा है या चट्टान है, इस पर बाह्य कारकों द्वारा, इस पर क्या? बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारकों में क्या? पवन हो सकती है, हिमानी हो सकती है, प्रकाश या कोई जैविक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना प्रारंभ हो जाती है। चट्टान क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना प्रारंभ हो जाती है और टूटकर अवसाद इसमें बचे रह जाते हैं। क्या बचे रह जाते हैं? अवसाद बचते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपक्षय कहते हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे? चट्टान का अपनी ही जगह पड़े पड़े या चट्टान का अपनी ही जगह रहकर बाह्य कारकों जैसे पवन, हिमानी आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, जिन्हें कोष्टक में लिख देंगे अवसाद कहते हैं। टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ठीक दोस्तों, अपक्षय कहलाता है। अब बात करते हैं अपर्दन की। जब यही अवसाद पवन, हिमानी ऐसे ही कारकों द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाए जाएं और वहां निक्षेपित कर दिए जाएं, तो इस क्रिया को हम क्या कह देंगे? अपर्दन कह देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपक्षय है वो क्या है? एक स्थैतिक क्रिया है और अपर्दन एक संचलित क्रिया यानी कि चलने वाली क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा अपक्षय और अपर्दन। अब बात करते हैं बृहद संचलन की। बृहद संचलन क्या होता है? आपने ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे होंगे जिन पर कुछ चट्टानी भाग ऐसे स्थित होते हैं। इन चट्टानी भागों का गुरुत्वीय बल के प्रभाव में नीचे की ओर संचलन, कहाँ? पृथ्वी की ओर संचलन क्या कहलाता है? बृहद संचलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी और डिटेल में इनकी बात कर लेते हैं हम। अपक्षय होता है दोस्तों 3 प्रकार का। अपक्षय का विभाजन कितने प्रकार में? 3 प्रकारों में किया गया है। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। इन 3 में इसका विभाजन किया है। भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? बात करते हैं। भौतिक अपक्षय यानी कि भौतिक कारक जैसे पवन हो गई, हिमानी, जल, इनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय की बात करें तो कार्बोनेटीकरण, जल योजन या वियोजन या ऑक्सीकरण, इनके माध्यम से जब अपक्षय होता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्षय कहते हैं। और जैविक अपक्षय में मानव को शामिल किया जाता है, मानवीय क्रियाएं हो गई,
इसके बाद पशु पक्षियों की क्रियाएं, पशु पक्षी उनकी क्रियाएं इसमें शामिल कर दी जाती हैं। साथ ही वनस्पतिक क्रियाएं, वनस्पतिक क्रियाएं भी इसमें शामिल कर ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपक्षय को 3 प्रकार में विभाजित किया है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अच्छा, मानवीय क्रियाएं कैसे? मान लीजिए ये कोई चट्टान है, इस पर मानव ने अपने घर बनाए। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हुआ? इसका अपक्षय हुआ, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना प्रारंभ हुई। पशु पक्षी, इसके कारण भी। वनस्पति, यहाँ पर पेड़ पौधे उगाए, जिसके कारण भी इसमें अपक्षय प्रारंभ हो गया, तो इसे क्या कह देंगे? हम जैविक अपक्षय कह देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। आशा है आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब आगे बात करते हैं, बहिर्जात वनों के कारण कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का यहाँ पर निर्माण होता है। एक तो अपक्षय, अब निक्षेपण के कारण, एक तो अपर्दन के कारण और दूसरा निक्षेपण के कारण। 2 प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं। इसमें निर्मित होता है वी आकार की घाटी, जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी, जलप्रपात या छिपरिका, इसके बाद नदी विसर्प, गोकुर झीलें, सांप्रदाय मैदान और नदी द्वीप, इनकी बात हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले वी आकार की घाटी की। इसका थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वी आकार की घाटी। दोस्तों ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, 3 मार्कर में पूछते हैं इसको, वी आकार की घाटी। दोस्तों मान लीजिए ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है। नदी के प्रवाह के दौरान जब इसमें अवसादों की अधिकता होती है और इसकी तीव्रता होती है, नदी में क्या होता है? अवसादों की अधिकता प्लस तीव्रता जब होती है तो नदी अपने मार्ग में क्या कर देती है? अपना जो मार्ग होता है उसमें ऊर्ध्वाधर अपरदन करती है। कैसा अपरदन करती है? ऊर्ध्वाधर अपरदन करती है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर अपरदन करते हुए चलती है और वी आकार की घाटी का निर्माण कर देती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वी आकार की घाटी। वी आकार की संरचना का निर्माण करती है, इसे क्या कहेंगे? वी आकार की घाटी हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। अवसादों की अधिकता एवं तीव्रता के कारण नदी वी आकार की संरचना का निर्माण करती है, ऊर्ध्वाधर अपरदन करते हुए वी आकार की संरचना का निर्माण करती है, जैसे हम क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट जो है जलप्रपात और छिपरिका। तो बात करते हैं जलप्रपात की। जलप्रपात किसे कहते हैं? वाटरफॉल इसे इंग्लिश में कहते हैं जलप्रपात। जब जो नदी है वो भ्रंश घाटी में या घाटियों के माध्यम से, इस तरह की हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी इनकी, ये घाटियों की। तो जब नदी घाटियों के माध्यम से नीचे उतरती है, घाटियों के माध्यम से क्या होती है? जब नदी नीचे उतरती है तब जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जलप्रपात कहते हैं। इसके उदाहरण हम थोड़े से देख लेते हैं। जो भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट यानी जबलपुर में जो भेड़ाघाट है उस पर धुआंधार जलप्रपात, नौ मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। विकिपीडिया और विकिपीडिया दूसरे उस पर देखेंगे कि इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई थोड़ी 8 या इसके अलावा मिलेगी। इसकी ऊंचाई दोस्तों 9 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जोंग या गरसोपा,
भारत में इसका भी निर्माण हुआ है, जोंग या गरसोका जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जलप्रपात किसे कहते हैं। अब तीसरे क्रम में बात करते हैं छिप्रिका की। तीसरे क्रम में बात करते हैं छिप्रिका की। छिप्रिका क्या होती है? अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर ऊंचाई में अधिकता कुछ देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये जो नदी है उसमें जो घाटी है उसकी ऊंचाई कम हो, यहाँ पर क्या थी, अधिक ऊंचाई थी, यहाँ पर कम ऊंचाई, कम ऊंचाई से जब नदी घाटी के रूप में घाटियों से बहती है तब किसका निर्माण करती है, छिप्रिका का निर्माण करती है। या फिर ऐसे लिख दें, जब अवसादों के साथ नदी कम ऊंचाई से घाटी पर बहती है उसे हम छिप्रिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा छिप्रिका किसे कहते हैं। कम ऊंचाई से जब नदी अवसादों के साथ घाटी से नीचे उतरती है उसे हम छिप्रिका कहते हैं। तो तीसरे क्रम, अब चौथे क्रम की बात कर लेते हैं। चौथी स्थलाकृति की हम बात करते हैं, नदी विसर्ग। नदी विसर्ग की बात हम करते हैं। दोस्तों जब आपने नदी का प्रवाह देखा होगा, नदी को जिस तरह से बहते हुए चलती है, मान लीजिए ये नदी प्रवाहित हो रही है, अभी सीधी कर लेते हैं इसको थोड़ा, ये नदी प्रवाहित हो रही है कोई। अब क्या होता है, इसमें अवसादों की अधिकता है नदी में, तो यहाँ पर अवसादों का मान लीजिए इसने क्या कर दिया, निक्षेपण कर दिया। यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण करा और तो क्या होगा, इसकी धारा थोड़ी सी परिवर्तित होने लगेगी, इस तरह से परिवर्तित हुई और ये इस तरह से आकृति में बहने लगी। इस आकृति में बहने लगी तो इसे क्या कहते हैं, नदी विसर्ग। अब इसको कैसे लिखेंगे, जब नदी अवसादों की अधिकता में तीव्र प्रवाह से बहती है और सर्पिलाकार मार्ग धारण कर लेती है। सर्पिलाकार या एस आकार से भी इसे कहते हैं। इस तरह से यहाँ अवसादों की अधिकता के कारण इसने अपनी दिशा मोड़ ली, तो क्या एस आकृति में बहने लगती है या सर्पिलाकार मार्ग धारण कर लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नदी विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पांचवें क्रम में। जो जलप्रपात की बात हमने की थी, यहाँ इसके उदाहरण में आप थोड़ा सा देख लें, नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल या नियाग्रा जलप्रपात इसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे क्रम की, गोखुर झीलें। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं गोखुर झील। तो गोखुर झील क्या होती है। अभी हमने देखा था कि नदी विसर्पों का निर्माण हुआ था, उन्हीं नदी विसर्पों में जब ऐसा आकृति निर्मित हो रही थी और अवसादों की अधिकता निर्मित हो जाती है, अवसादों की अधिकता के कारण नदी अपना जो मार्ग है वो सीधा कर लेती है। क्या कर लेती है, सीधा कर लेती है। और यहाँ भी अवसादों की अधिकता थी, तो मान लीजिए नदी ने यहाँ से क्या किया, अब नदी ने अपना जो मार्ग है अवसादों के कारण सीधा कर लिया, अवसादों के कारण अपना मार्ग क्या कर लिया, सीधा कर लिया इस तरह से। तो ये जो क्षेत्र बचा, ये जो धारा इससे मिल जाएगी, अब ये जो क्षेत्र बचेगा इसे ही हम क्या कहेंगे, गोखुर झीलें कहेंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़कर देखते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये क्षेत्र का निर्माण हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, अवसादों की अधिकता हो गई और यहाँ पर अपर्दन के कारण नदी और आगे बढ़ने लगी इस तरह से और आगे बढ़ी। तो ये जो क्षेत्र रहेगा, ये जो झीलें इन्हें कहते हैं हम, इन्हें क्या कहते हैं हम, गोखुर झीलें। इस तरह से गोखुर झीलों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम संप्राय मैदान। इंग्लिश में हम इन्हें पेनी प्लेन भी कहते हैं। तो संप्राय मैदान, अब देखिए नदी ने क्या किया, नदी प्रवाहित हो रही है अभी, उसने अपने अवसादों को एक विशेष क्षेत्र में निक्षेपित कर दिया। मान लीजिए विशेष क्षेत्र में अवसादों का निक्षेपण कर दिया, ये विशेष क्षेत्र में जो निक्षेपण कर दिया
तो इससे क्या हुआ, जिन मैदानों का निर्माण हुआ, यहाँ पर मैदानों का निर्माण होगा, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, इन मैदानों का निर्माण होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, संप्राय मैदान। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जो उत्तर भारत के मैदान है, उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान जो है वो किसका उदाहरण है, संप्राय मैदानों का। अब बात करते हैं 7वें क्रम में नदी द्वीप की। नदी द्वीप की अब हम बात करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ये नदी प्रवाहित हुई और क्या हुआ, यहाँ अवसादों का निक्षेपण हुआ, अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण हुआ, तो इसकी जो धाराएं हैं दो दिशाओं में बट गई, दो दिशाओं में इसकी धारा बट गई, और मान लीजिए आगे जाकर ये धाराएं क्या हुई, मिल गई, आगे जाकर धाराएं मिल गई, तो यहाँ पर जो क्षेत्र बनेगा, ये जो क्षेत्र बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, नदी द्वीप कहेंगे। नदी के बीच में जो अवक्षेपण के कारण, किसके कारण, सॉरी निक्षेपण के कारण, अवसादों के निक्षेपण के कारण जो क्षेत्र बनेगा उसे हम कहेंगे नदी द्वीप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने बात कर ली है अभी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों की। अब बात करेंगे निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों की। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, हमने अपरदन और निक्षेपण दो प्रकार की स्थलाकृतियों की अभी बात की थी। अब बात करते हैं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों। निक्षेपण यानी कि अवसादों का एक क्षेत्र में बिछा देना, उन्हें क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। पहले बात करते हैं जलोढ़ शंकु की। जलोढ़ शंकु की हम बात करते हैं दोस्तों, पर्वतीय भागों में जब नदियां ऊंचाई से नीचे आती हैं, पर्वतीय भागों में जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर आती हैं पर्वतीय भागों में, तब अवसादों का निक्षेपण पर्वतीय भागों में कर देती हैं। क्या कर देती हैं, अवसादों का निक्षेपण पर्वतीय भागों में कर देती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आकृति है थोड़ी थोड़ी शंकु के प्रकार की बन जाती है, कोन की जैसी बन जाती है आकृति, उसे हम क्या कहते हैं, गिरिपद में अवसादों का निक्षेपण कर देते हैं, जलोढ़ शंकु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्रम में जो स्थलाकृति निर्मित होती है उसे जलोढ़ पंख कहेंगे, जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, जब यही जो पर्वत अभी निर्मित हो रहा है, इस पर्वत की ऊंचाई क्या हो, थोड़ी सी कम हो, ढाल कम हो, थोड़ी सी ऊंचाई भी कम हो, ढाल भी कम हो, तब यहाँ पर पंखनुमा आकृति में जो अवसादों का निक्षेपण होता है, कैसा निक्षेपण होता है, पंखनुमा आकृति में अवसादों का निक्षेपण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, जलोढ़ पंख कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आती तीसरे क्रम में भावर प्रदेश। भावर प्रदेश ये पूछा जा चुका है एक बार, भावर प्रदेश। बात करते हैं इसकी। जब कई सारे जलोढ़ पंख एक साथ मिल जाते हैं, ये कई सारे जलोढ़ पंख क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और वहां पर नदी विलुप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण हो गया, ये अवसाद इनका निक्षेपण हो गया, तो अब क्या होगा, नदी विलुप्त हो जाएगी, तो इसे हम क्या कह देंगे, भावर प्रदेश। यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाती है अवसादों के निक्षेपण के कारण, कई सारे जलोढ़ पंख जब एक साथ मिल जाते हैं और वहां पर नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, भावर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चौथे क्रम में देखते हैं हम तराई। तराई, जब यही जो नदी अभी विलुप्त हुई थी, आगे जाकर क्या हो, दलदली क्षेत्र का निर्माण कर दे और इसमें वनस्पति उगा है, क्या हुआ है, वनस्पति उगा है, दलदली क्षेत्र का निर्माण कर दे, तो उसी प्रदेश को हम क्या कहेंगे, तराई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तराई। ठीक दोस्तों, इस प्रदेश को हम क्या कहेंगे, तराई प्रदेश कहेंगे। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है और बहुत दलदली क्षेत्र होता है। ठीक दोस्तों, दलदली क्षेत्रों में ये पूछ भी लिया जाता है एक बार, दलदली क्षेत्रों में किस प्रकार की गैस की अधिकता होती है, तो मीथेन गैस की अधिकता होती है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं प्राकृतिक तटबंध की। प्राकृतिक तटबंध, अब देखिए दोस्तों, नदी प्रवाहित हो रही है और नदी के प्रवाह के कारण, अधिक तीव्रता के प्रवाह के कारण अपनी सामने या किनारों पर, नदी अपने किनारों पर कुछ इस प्रकार से क्या करती है, तटबंधों का निर्माण करती हुई जाती है। तो इस
जो स्थलाकृति है उसका जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। अब आगे बात करते हैं, आगे स्थलाकृतियों का निर्माण जो होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। अब बनते हैं बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान दोस्तों, मान लीजिए कोई नदी है और ये प्रभावित हो रही है। अब अपने क्षेत्र में क्या किया इसने, कई सारे अवसादों का एक साथ निक्षेपण कर दिया। अधिक तीव्रता के कारण और ऊंचाई के कारण, यहाँ पर ऊंचाई थी और अधिक ढाल के कारण क्या कर दिया, अवसादों का निक्षेपण कर दिया। तो क्या हुआ, इसका जो पानी है, इसका जो जल है वो आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा, फैल जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाढ़ के मैदान। मैदान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अवसादों का निक्षेपण हो रहा है इसके माध्यम से और जो जल है वो बाढ़ संरचना में आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, बाढ़ के मैदान। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जलोढ़ मैदानों की। यही अवसाद जब आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में और जलोढ़ उसमें निर्मित हो जाए। जलोढ़ किसे कहते हैं, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र जलोढ़ कहलाता है। इस प्रकार से निर्मित हो जाए, इस प्रकार से फैल जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, जलोढ़ मैदान कहेंगे। बाढ़ के मैदानों से ही जलोढ़ के मैदान निर्मित होते हैं, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे डेल्टा की। जब नदी किसी क्षेत्र में, जहां पर कोई समुद्री क्षेत्र हो या कोई खाड़ी नुमा क्षेत्र हो, अपने जल का विसर्जन करती है, जल का क्या करती है, विसर्जन करती है, जल छोड़ती है, उस क्षेत्र में कई सारी वितरिकाएं बन जाती हैं। कई सारी क्या बन जाती हैं, वितरिकाएं कहते हैं इन्हें, वितरिकाएं बन जाती हैं। वितरिकाओं के बनने के कारण त्रिभुज नुमा अवसादों का निक्षेपण होता है। कैसा होता है, अवसादों का निक्षेपण कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार अवसादों का निक्षेपण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है, ये बांग्लादेश में है। और कैसे निर्मित हुआ है ये, पद्मा प्लस मेघना, इन दो नदियों के कारण क्या हुआ है, बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण कहां पर हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं डेल्टा। अब बात करते हैं आगे डेल्टा के बाद एस्चुरी की। एस्चुरी जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुरी क्या होती है, जब नदी अपने जल का विसर्जन करती है और उसमें अवसादों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अवसादों की कमी हो जाती है। अवसाद तो थोड़े बहुत होते हैं पर उनमें कमी हो जाती है, अवसादों की कमी हो जाती है, प्लस उसकी तीव्रता में कमी हो जाती है। किसकी तीव्रता में कमी हो जाती है, नदी की बहाव क्षेत्र या बहाव की तीव्रता में कमी हो जाती है। तब नदी, अवसादों की भी कमी है, बहाव की तीव्रता की भी कमी है, तब नदी अपने जल को जिस क्षेत्र में विसर्जित करती है, जिस क्षेत्र में छोड़ती है, वहां पर कुछ अपर्दन हो जाता है या कुछ अपर्दन जैसा क्षेत्र निर्मित हो जाता है। अवसादों की कमी है, अपर्दन फिर भी हो जाता है और अवसाद थोड़े थोड़े यहाँ पर बिछ जाते हैं। ये किसी निश्चित आकृति में नहीं होते, तो उस क्षेत्र को क्या कह देते हैं हम, एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ध्यान रखिए दोस्तों, ये अपर्दन से निक्षेपण से कभी भी निर्मित नहीं होते। मिट्टी का इनमें कभी भी निक्षेपण नहीं होता। इसका उदाहरण आप जानते होंगे, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती
मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा था अभी अपरदन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, और ये सब क्या थे, पृथ्वी के ऊपर बहते जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां थी। क्या थी, बहते जल द्वारा निर्मित। कैसे बनी थी, बहते जल द्वारा बनी थी। अगली जो वीडियो है उसमें हम भौमजल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करेंगे। साथ ही जो बहिर्जात बने उसका टॉपिक इतना ही था, उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनकी हम बात करेंगे, भौमजल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। उसके बाद समुद्री और हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की हम बात करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।